दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल स्पोर्ट स्टार द हिंदू में प्रकाशित लेख ओडिशा फोस्टरिंग फ्यूचर लेगेसीज फॉर स्पोर्ट एंड स्टेट और द वायर में छपे लेख एस टोक्यो ओलंपिक अप्रोच अ लुक एट इंडियाज स्पोर्टिंग पोटेंशियल के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के शासन खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। ओलंपिक में भारत। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। अपने हुनर का करतब पूरी दुनिया को दिखाएंगे। इस बार के ओलंपिक में मेडल जरूर लाएंगे। कुछ इन्हीं उम्मीदों के साथ 18 खेलों के लिए कुल 126 भारतीय एथलीटों का दल इस बार जापान में आयोजित हुए ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ था। दरअसल कल यानी 8 अगस्त को 2020 के लिए टोक्यो ओलंपिक खेल समाप्त हो गए हैं। ओलंपिक समापन समारोह में भारत की तरफ से ध्वजवाहक रेसलर बजरंग पुनिया रहे, जबकि बॉक्सर मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ओपनिंग सेरेमनी के लिए ध्वजवाहक रहे। पहले की तरह इस बार भी भारत का प्रदर्शन बहुत बेहतर नहीं रहा। हालांकि भारत ने अपना ओलंपिक अभियान कुल 7 पदकों के साथ खत्म किया और 2012 के लंदन ओलंपिक में अपने जीते गए कुल 6 पदकों के टारगेट को भी पार किया। टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा के एक स्वर्ण पदक के अलावा वेट लिफ्टर मीराबाई चानू और रेसलर रवि कुमार दहिया के 2 रजत पदक और पुरुष हॉकी टीम बॉक्सर लवलीना बोरगोहिन, शटलर पीवी सिंधु और रेसलर बजरंग पुनिया के 4 कांस्य पदक शामिल हैं। इस बार के ओलंपिक में कुछ खेलों में भारत ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है, बशर्ते उसमें भारत को मेडल न मिला हो, जैसे कि गोल्फ में भारत का अब तक प्रदर्शन काफी खराब रहा है। कई लोग तो गोल्फ के बारे में जानते तक नहीं, लेकिन वर्ल्ड रैंकिंग 200 पर काबिज इंडियन गोल्फर अदिति अशोक ने इस ओलंपिक में सबको चौंकाने वाला प्रदर्शन किया और गोल्फ के क्षेत्र में भी भारत के सुनहरे भविष्य का रास्ता खोल दिया है। इसी तरह महिला हॉकी खिलाड़ियों ने भी अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। हालांकि पदक तालिका में भारत कुल 7 पदकों के साथ 48वें पायदान पर रहा। कुल 113 पदकों के साथ अमेरिका पहले, 88 पदकों के साथ चीन दूसरे और 58 पदकों के साथ जापान तीसरे पायदान पर रहा। ग्रेट ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, फ्रांस, जर्मनी और इटली शीर्ष 10 देशों में शामिल रहे। वहीं क्यूबा, हंगरी, स्लोवेनिया, ईरान आदि जैसे देश भी पदक तालिका में भारत से कहीं ऊपर रहे। ऐसे में सवाल है कि दुनिया में हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व लहराने का मादा रखने वाला भारत आखिर ओलंपिक में हमेशा पीछे क्यों रह जाता है? ऐसे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से भारत और चीन के पदकों में इतना फासला है? इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए इन्हीं सब सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। यदि आप ओलंपिक के इतिहास और ओलंपिक में अब तक के भारत के प्रदर्शन के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो हमारा दुनिया इस हफ्ते प्रोग्राम देख सकते हैं। इसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो आइए अब सबसे पहले भारत में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का जायजा ले लेते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर दरअसल किसी भी खेल के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं, लेकिन भारत में कमोबेश यह रीढ़ की हड्डी काफी कमजोर सी प्रतीत होती है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मिंग द इंडियन स्पोर्ट्स इकोसिस्टम शीर्षक से एसोचैम PwC द्वारा प्रकाशित एक शोध में भारतीय खेल उद्योग में खेल अवसंरचना के महत्व को उजागर किया गया है। दरअसल भारत में खेल के प्रति रुझान एक जैसा नहीं है। खेल के क्षेत्र में क्रिकेट का प्रभुत्व जहां सबसे अधिक दिखता है, वहीं फुटबॉल, बास्केटबॉल और एथलेटिक्स के खेलों की स्थिति निचले स्तर की है। क्रिकेट और कुछ हद तक फील्ड हॉकी को छोड़कर भारत ने अंतर्राष्ट्रीय खेलों में ऐतिहासिक रूप से कमजोर प्रदर्शन ही किया है। तीरंदाजी, भाला फेंक, गोला फेंक, जूडो, गोल्फ, डिस्कस थ्रो इत्यादि जैसे खेलों से कई लोग आज भी अनभिज्ञ हैं। बात करें भारत की युवा आबादी की तो यह बाकी देशों से कहीं अधिक है, जो खेलों में अपना दम खम दिखा सकती है। साल 2019 के आंकड़ों की माने तो भारतीय जनसंख्या की लगभग 26.62% यानी लगभग 340 मिलियन आबादी 0 से 14 आयु वर्ग की श्रेणी में आती है। इतनी बड़ी संख्या में युवा, जो कि देश के संभावित विकास के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, उन्हें खेल आदि क्षेत्रों में भी आगे आना चाहिए। इसके लिए युवा आबादी के खेल शिक्षा, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य देखभाल, फिटनेस पर ध्यान और उन्हें खेलों में अवसर प्रदान करने की जरूरत होगी। हालांकि कुछ पूर्व खिलाड़ियों द्वारा शुरू की गई खेल अकादमियों, सैन्य खेल संस्थानों
और भारतीय खेल प्राधिकरण के कुछ क्षेत्रीय केंद्रों ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट यानी असर रिपोर्ट दरअसल बच्चों की स्कूली शिक्षा की स्थिति और मूलभूत शिक्षा का एक वार्षिक ग्रामीण मूल्यांकन है। असर 2018 के सर्वेक्षण के मुताबिक समग्र शिक्षा अभियान को फॉलो करते हुए कई स्कूलों ने खेल के कुछ संकेतकों को पकड़ने की कोशिश की है। बता दें कि असर 2018 के निष्कर्ष 596 जिलों में फैले ग्रामीण भारत के लगभग 16,000 सरकारी स्कूलों, लगभग 9,000 प्राथमिक और 7,000 उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अवलोकन पर आधारित है। रिपोर्ट के मुताबिक देश भर के लगभग 2/3 स्कूलों के टाइम टेबल में एक शारीरिक शिक्षा का पीरियड रहता है। इस मामले में शीर्ष राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, केरल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य शामिल हैं, जबकि निचले 7 राज्यों में 6 पूर्वोत्तर के राज्य हैं। हालांकि ये निष्कर्ष काफी चौंकाने वाले थे, क्योंकि मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे पूर्वोत्तर के राज्यों में खेल का स्ट्रॉन्ग कल्चर रहा है। हालांकि यह भी हो सकता है कि इन राज्यों में खेल संगठन स्कूलों के बाहर हो। ऐसे में हमें समझना होगा कि भारत के सभी राज्यों और स्कूलों में एक मजबूत स्पोर्ट्स कल्चर न होने के पीछे कौन से कारण जिम्मेदार हैं। साथ ही उन चुनौतियों को भी समझना होगा जिनकी वजह से भारत खेल की दिशा में आशाजनक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। तो आइए अब उन चुनौतियों पर फौरी नजर दौड़ा लेते हैं जो खेल के क्षेत्र में भारत के आड़े आती रहती हैं। आज कई गरीब देश ओलंपिक जैसे विश्व स्तरीय खेलों में भारत से कहीं अधिक पदक जीत ले जाते हैं। इसके लिए जिम्मेदार केवल एक नहीं बल्कि कई कारण हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है भारत में खेल संस्कृति का अभाव और पारिवारिक सामाजिक भागीदारी की कमी। दरअसल हमारे देश में खेलों के क्षेत्र में बच्चों की नींव ही काफी कमजोर है। बिना मजबूत नींव के हम मजबूत मकान की कल्पना कर ही नहीं सकते। भारतीय माँ बाप की धारणा पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब तक ही सीमित होकर रह गई है। माता पिता अपने बच्चों की एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज पर उतना जोर नहीं देते जितना कि बच्चों की पढ़ाई लिखाई और मार्कशीट पर नंबर पर। यदि कोई बच्चा किसी खेल में रुचि भी रखता है और अपने करियर के तौर पर उसे चुनना चाहता है तो अभिभावकों द्वारा उन्हें सपोर्ट नहीं मिलता है। इन सब के अलावा गरीबी भी एक अहम वजह है जो लोगों में खेलों के बरक्स नौकरी पाने की प्राथमिकता को पहले रखती है। हाशिए पर रहे लोग नए खेलों के बारे में जानते तक नहीं हैं। वे आज भी परंपरागत खेलों को जानते, समझते और खेलते हैं, लेकिन हम इन लोगों की परंपरागत खेलों में महारत को सही से भुना नहीं पा रहे हैं। गौरतलब है कि अंडमान की सेंटिनलीज सरीखी ऐसी कई जनजातियां हैं जो तीरंदाजी में पारंगत हैं। इसी तरह नॉर्थ ईस्ट के लोग भी ऐसे ही कई खेलों में पारंगत हैं। इन सब के अलावा खेलों के प्रति शासन प्रशासन की उदासीनता, खेल फेडरेशन पर सियासत का हावी होना, खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और डाइट का नाकाफी होना, प्राइवेट स्पॉन्सरशिप की कमी आदि भी खेलों में भारत की बदहाल स्थिति की वजह रही हैं। इसके अलावा खेलों में कम निवेश और तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण खिलाड़ियों तक आर्थिक मदद पहुंच नहीं पाती। फिर भी सुविधाएं और संसाधन भी उस हद तक आधुनिक नहीं हैं जिसके आधार पर कहा जाए कि विश्व स्तर के खेलों में हम अग्रणी स्थान हासिल कर सकते हैं। एक समस्या खिलाड़ियों के प्रशिक्षण और प्रशिक्षकों को लेकर भी है। भारत में क्रिकेट और कुछ अन्य खेलों को छोड़ दें तो अन्य खेलों के लिए ना तो विश्व स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र हैं और न ही उनको प्रशिक्षित करने वाले ट्रेंड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रशिक्षक। इन सब के अलावा भारत में खेलों के विकास की सबसे बड़ी समस्या यहाँ व्याप्त भेदभाव है। अब वह चाहे आर्थिक आधार पर हो या फिर सामाजिक आधार पर। धर्म और जाति के आधार पर अपमान झेलना तो जैसे आम सी बात हो गई है। अभी हाल ही की घटना की बात करें तो महिला हॉकी के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत को अर्जेंटीना से हार का सामना करना पड़ा था। इस हार के बाद महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर के बाहर कुछ लोगों ने अभद्रता की और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। यहाँ तक कह डाला कि वंदना की जाति की वजह से टीम हार गई। एक ऐसी खिलाड़ी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम ऊंचा कर रही है, उसके घर वालों को यहाँ जाति आधारित अपमानों को सहना पड़ रहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वंदना और एक खिलाड़ी के प्रयासों की वजह से भारतीय महिला हॉकी टीम ने एक बार फिर इतिहास रचा और टोक्यो ओलंपिक 2020 में महिला हॉकी टीम टॉप 4 में जगह बनाने में कामयाब रही। वंदना कटारिया भारत की ऐसी सुपरस्टार खिलाड़ी हैं जो भारतीय टीम में फॉरवर्ड पोजीशन पर खेलती हैं। साउथ अफ्रीका के साथ हुए पूल ए मुकाबले में अगर वंदना ने गोलों की झड़ी नहीं लगाई होती तो शायद ही भारत सेमीफाइनल तक पहुंच पाता। इस मुकाबले में वंदना ने 3 गोल दागे थे और ओलंपिक्स के इतिहास में हैट्रिक लगाने वाली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी भी बनी थी।
इसी तरह की दूसरी घटना हमें पीवी सिंधु से जुड़ी देखने को मिली। सिंधु को लोग संघी सिंधु जैसे निहायती बेतुके शब्दों का प्रयोग करते हुए सोशल मीडिया पर ट्रोल करते हुए दिखे। ये घटनाएं निहायती निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण हैं, जो किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र और समाज में शोभनीय नहीं है। इस तरह की हरकतें न केवल समाज में अलगाववाद की स्थिति को पैदा करती हैं, बल्कि खिलाड़ियों के मनोबल को भी तोड़ती हैं। हमें यह भी समझना होगा कि महिला खिलाड़ी लैंगिक आधार पर भेदभाव को भी झेलती हैं, जो उनके समूचे विकास को बाधित करता है। गौरतलब है कि पुरुष खिलाड़ियों की अपेक्षा महिला खिलाड़ियों की बुनियादी जरूरतों पर कम ध्यान दिया जाता है। भारत में सबसे ज्यादा प्रचलित खेल क्रिकेट की ही बात करें तो जो सुविधाएं और आर्थिक मदद पुरुष खिलाड़ियों को दी जाती है, उसका आधा हिस्सा भी महिला खिलाड़ियों को नहीं दिया जाता। लिहाजा पुरुष टीम के बरक्स महिला टीम का पिछड़ापन किसी से छुपा नहीं है। हॉकी में भी कमोबेश यही स्थिति है। भारत जैसे देश में जहां लड़कियों को घरों से बाहर नहीं निकलने दिया जाता, वहां किसी खेल प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेने और ट्रेनिंग के लिए कैसे बाहर भेज दिया जाएगा। शहरों में लड़कियों की दशा तो फिर भी सही है, लेकिन गांवों में लड़कियों को पढ़ाई तक नसीब नहीं होती। ऐसे में वे खेलों में अपना हाथ कैसे आजमा सकती हैं। हालांकि महिलाओं ने हमेशा इस सोच को गलत साबित किया है। इस ओलंपिक की ही बात करें तो शुरुआती 3 पदक भारत की लड़कियों ने ही दिलाए। वो कहते हैं ना, लड़कियों को कमजोर बताने वाले खेमे में सन्नाटा छाया है, देखो फिर लड़कियों ने ओलंपिक में पदक लाया है। तो ये रही बात चुनौतियों की, लेकिन अब धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। सरकारों और संस्थाओं द्वारा कई सुधारात्मक प्रयास भी किए जा रहे हैं। तो आइए अब भारत में खेलों के प्रोत्साहन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को देखते हैं। मौजूदा केंद्र सरकार और कई राज्य सरकारें देश और राज्यों में खिलाड़ियों को तलाशने और उन्हें तराशने की दिशा में काम कर रही हैं। 2018 में शुरू की गई समग्र शिक्षा अभियान स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है, जिसमें स्कूली शिक्षा के साथ साथ खेल शिक्षा को भी पाठ्यक्रम के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया है। केंद्रीय युवा कार्यक्रम तथा खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया खेलो इंडिया कार्यक्रम, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, नेशनल टैलेंट सर्च स्कीम, फिट इंडिया मूवमेंट और खेलो इंडिया स्कूल गेम्स प्रोग्राम के जरिए देश में युवा खेल प्रतिभाओं की पहचान की जा रही है और भविष्य के चैंपियन के रूप में उनका विकास किया जा रहा है। जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय यानी EMRS योजना जनजातीय बच्चों के लिए शुरू किया गया काफी सराहनीय कदम है। इन स्कूलों का मकसद न केवल दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले अनुसूचित जनजाति के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है, बल्कि उनके सर्वांगीण विकास पर भी ध्यान देना है। अब हमें राज्य स्तर पर खेलों के विकास की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को भी देखना होगा। इस दिशा में असम और मणिपुर मॉडल काफी सुर्खियों में रहे। बीते 1 दशक से ओडिशा ने खेल से जुड़े बुनियादी ढांचे के विकास और राज्य को एक खेल स्थल बनाने के लिए अहम निवेश किया है। इसमें राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक की अहम भूमिका रही है। राज्य में खेलों की बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए ओडिशा ने राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी भी की है। भारतीय हॉकी टीम महिला एवं पुरुष दोनों का मेन स्पॉन्सर ओडिशा ही रहा है। इसके लिए ओडिशा ने हॉकी खिलाड़ियों के लिए फंडिंग, अवसंरचना एवं उनके प्रशिक्षण के लिए विशेष सुविधाएं भी प्रदान की। इस बार के ओलंपिक में दोनों हॉकी टीमों के बेहतरीन प्रदर्शन के पीछे ओडिशा सरकार की मेहनत साफ झलक रही थी। बता दें कि 2018 में ओडिशा ने पुरुष हॉकी विश्व कप का सफलतापूर्वक आयोजन किया था और 2022 में होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करने के लिए भी तैयार है। इसके लिए भुवनेश्वर में 55 करोड़ की लागत से 4 फीफा मानक फुटबॉल प्रशिक्षण केंद्र विकसित किए गए हैं। राज्य मंत्रिमंडल ने हाल ही में भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में बुनियादी ढांचे के विकास और राउरकेला में बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम के निर्माण के लिए 356.38 करोड़ रुपए के अनुमानित खर्च के साथ एक राज्य स्तरीय खेल परियोजना को मंजूरी भी दी है। कलिंग स्टेडियम में बुनियादी ढांचे के विस्तार और उन्नयन के हिस्से के रूप में एक अत्याधुनिक स्टेट ऑफ आर्ट एक्वेटिक कॉम्प्लेक्स, एक टेनिस केंद्र, एक इंडोर एथलेटिक स्टेडियम आदि का निर्माण के लिए ओडिशा ने 244 करोड़ रुपए की भी मंजूरी दी है। इसके अलावा राज्य सरकार ने कई कॉरपोरेट्स की मदद से हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स भी स्थापित किए हैं। इसके अलावा राज्य में क्षेत्रीय स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने की दिशा में भी कई प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें 10 जिलों में 170 करोड़ की लागत से विकसित किए जा रहे एकीकृत खेल परिसर शामिल हैं। एकीकृत खेल परिसरों में बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, बास्केटबॉल और टेनिस जैसे इंडोर और आउटडोर दोनों खेलों की सुविधाएं होंगी। साथ ही जाजपुर में एक हॉकी स्टेडियम भी विकसित किया जा रहा है।
ग्राम पंचायत स्तर पर पंचायती राज विभाग के माध्यम से छोटे बच्चों को खेलकूद के लिए प्रोत्साहित करने के लिए खेल मैदानों का विकास किया जा रहा है। जमीनी स्तर पर खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य 600 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 88 बीजू पटनायक इंडोर स्टेडियम स्थापित करने की योजना बना रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को बेहतर खेल बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए राज्य भर में 150 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से राज्य के 30 जिलों में 149 शहरी मिनी स्टेडियम और 314 ग्रामीण मिनी स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा 20 नए हॉकी प्रशिक्षण केंद्रों को विकसित करने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 17 सुंदरगढ़ जिले में होंगे। सुंदरगढ़ को हॉकी क्रेडल ऑफ द स्टेट कहा जाता है। अब यहाँ समझना होगा कि मणिपुर में खेल को लेकर ऐसी कोई विश्व स्तरीय व्यवस्था तो देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर खेलों को लेकर मणिपुर इतना सहज कैसे है? दरअसल मणिपुर में प्राचीन काल से ही खेलों को लेकर सक्रियता रही है। राजा कांगबा और राजा खागेम्बा के समय में खेल को काफी तरजीह दी गई। सगोल कांगजेई, जिसे वर्तमान में पोलो की तरह खेला जाता है, राजा कांगबा के समय मणिपुर के कुछ पारंपरिक खेलों में से एक था। इसी तरह मुकना कांगजेई भी एक ऐसा ही पारंपरिक खेल है जिसे फुट हॉकी भी कहा जाता है। इस खेल में हॉकी के साथ साथ मणिपुरी कुश्ती भी खेला जाता है। इसके अलावा थांगटा, जिसे मार्शल आर्ट कहा जाता है, आज भी मणिपुर में खेले जाने वाले कुछ पारंपरिक खेलों में से एक है। 1891 में आंग्ल मणिपुर युद्ध के बाद मणिपुर में फील्ड हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल जैसे खेलों का भी उदय हुआ। मणिपुर की राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स एसोसिएशन, मणिपुर में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर, मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन आदि जैसे संगठन मणिपुर में खेलों के विकास की दिशा में काफी काम कर रहे हैं। खुमान लंपक स्टेडियम में वेट लिफ्टिंग के लिए प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इन सब के अलावा खेलो इंडिया मिशन की तर्ज पर मणिपुर के 16 जिलों में 16 स्पोर्ट्स सेंटर खोले जाने की भी योजना है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि इन प्रभावशाली योजनाओं और नीतियों के बावजूद भारत में स्कूली शारीरिक शिक्षा और खेल पर अधिक डेटा मौजूद नहीं है। यानी हम यह तक नहीं जानते कि हमारे देश में और कितने संभावित साइना, सिंधु और हिमा मौजूद हैं, और नीरज, अदिति अशोक, रानी रामपाल, वंदना कटारिया, रवि दहिया या फिर बजरंग पुनिया पैदा करने के लिए हमारे पास जमीनी स्तर पर किस तरह की सुविधाएं मौजूद हैं। आने वाले ओलंपिक खेलों में क्या हम अमेरिका और चीन जैसे देशों को पदक तालिका में कभी मात दे पाएंगे भी या नहीं? तो आइए अब ओलंपिक में प्रदर्शन के मामले में भारत की अन्य देशों से तुलना कर लेते हैं। अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों को अगर किनारे भी कर दें, तब भी केन्या, जमैका, कोसोवो और युगांडा जैसे छोटे और आर्थिक रूप से कमजोर देश ओलंपिक पदक तालिका में हमसे आगे रहते हैं। पश्चिमी देश हमेशा से ओलंपिक और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में हम पर हावी रहे हैं। अकेले अमेरिकी तैराक माइकल फिलिप्स ने अपने करियर में 28 ओलंपिक पदक जीते हैं, जबकि भारत ने 1900 से लेकर अब तक कुल 35 ओलंपिक पदक ही जीते हैं। वजहें साफ हैं कि इन देशों में खेल संस्कृति हमसे कहीं बेहतर है। इन देशों में बचपन से ही खिलाड़ियों को खोजकर उन्हें सरकारी देखरेख में बड़ा किया जाता है, जबकि भारत में यह स्थिति कमोबेश उल्टी है। इसके अलावा एक अन्य फैक्टर है बजट में खेल का हिस्सा। विशेष रूप से ओलंपिक और सामान्य खेलों के खर्च पर इंडिया की स्पेंडिंग को देखें तो यह यूके द्वारा खर्च किए गए धन का लगभग 1/3 अथवा 1/4 खर्च करता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए खेलों के आवंटन को पिछले साल के 2826.92 करोड़ रुपए से 230.78 करोड़ रुपए कम करके 2596.14 करोड़ रुपए कर दिया गया है। हालांकि राष्ट्रीय खेल महासंघों को दी जाने वाली सहायता राशि को बीते वित्तीय वर्ष की तुलना में 35 करोड़ रुपए बढ़ाकर 280 करोड़ रुपए कर दिया गया है, लेकिन एथलीटों को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि को 17 करोड़ रुपए घटाकर 53 करोड़ रुपए किया गया है। आवंटन में यह कमी तब की गई जब यह साल ओलंपिक का साल था। खेलों पर इतना कम व्यय सरकार की नीयत को दर्शाता है कि वह खेलों को जमीनी स्तर पर कितना महत्व देती है। चीन और भारत की ही अगर बात करें तो दोनों पड़ोसी देश हैं, दोनों क्षेत्रफल में बड़े और बड़ी आबादी वाले देश हैं, दोनों तेजी से आगे बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था वाले देश भी हैं। लेकिन जब बात ओलंपिक खेलों की होती है तो चीन के बरक्स भारत कहीं नहीं ठहरता है। लिहाजा यहाँ सवाल यह है कि चीन इतने कम समय में ओलंपिक सुपर पावर कैसे बन गया है? जवाब एक ही शब्द में छिपा है, डिजायर। यह एक ऐसा गहरा शब्द है जिसमें चाहत,
मंशा, अभिलाषा, लालच और यहाँ तक कि महत्वाकांक्षा और लगन जैसे अन्य शब्द भी छिपे हुए हैं, जो हमें भारतीय खिलाड़ियों, सरकार और खेल संस्थाओं के बरक्स चीनी खिलाड़ियों, सरकार और खेल संस्थाओं में कहीं अधिक देखने को मिलती है। चीनी राष्ट्रपति ने अपने बयान में इस बात को स्पष्ट भी किया था कि खेलों के क्षेत्र में एक मजबूत राष्ट्र बनना चीनी सपने का एक हिस्सा है। चीन में पूरे समाज के सभी तबकों में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, पदक हासिल करने की जबरदस्त चाह है, जबकि भारत सांप्रदायिक दंगों, जातिगत दंगों, सोशल मीडिया ट्रोलिंग इत्यादि जैसी जंजीरों में ही फंसकर रह गया है। खेलों की दिशा में चीन की कामयाबी के पीछे कई कारण रहे हैं। मसलन सरकार के नेतृत्व वाली समग्र योजना, लोगों की व्यापक भागीदारी, ओलंपिक के हिसाब से लक्ष्य निर्धारण, प्रतिभाओं की खोज और प्रोत्साहन तंत्र, सरकारी और निजी क्षेत्रों के बीच तालमेल और खिलाड़ियों की ट्रेनिंग पर साइंटिफिक एवं मेडिकल साइंस के आधार पर ज्यादा जोर देना इत्यादि। ऐसे में यहाँ सवाल उठता है कि ओलंपिक में अपने प्रदर्शन को सुधारने के लिए भारत को ऐसे कौन से कदम उठाने चाहिए। तो आइए अब देखते हैं कि क्या हो आगे की राह। टोक्यो ओलंपिक में पदक विजेता बजरंग पुनिया की माने तो दुनिया के बाकी ऐसे देश जो खेलों में शीर्ष पायदान पर हैं, वहाँ विश्वविद्यालयों में खेलों की ट्रेनिंग दी जाती है और खेल आयोजित किए जाते हैं, जबकि भारत में इसके लिए खेल सेंटर्स हैं। यदि हमारे देश में खेल विश्वविद्यालय बनेंगे तो हम और मेडल्स जीत सकते हैं। स्कूलों में खिलाड़ियों को मार्गदर्शन करने की ज्यादा जरूरत होती है। कुछ इसी तरह की बात गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने भी की। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में हमारे देश का स्पोर्ट्स बहुत ऊंचा जाएगा। पीएम मोदी ने इस बात के संकेत भी दिए हैं कि नीरज और बाकी अन्य खिलाड़ियों के प्रदर्शन से भारत की युवा पीढ़ी भी खेल की दिशा में आगे आएगी और निसंदेह एक दिन ऐसा समय भी आएगा जब भारत खेल के क्षेत्र में अपना परचम लहराएगा, बशर्ते इस दिशा में जरूरी और ठोस कदम उठाए जाएं। इसके लिए हम भारत में स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा देने में अपना अहम योगदान देने वाले ओडिशा मॉडल और मणिपुर मॉडल का अनुसरण कर सकते हैं। हमें ऐसे कारकों की पहचान कर उन्हें दूर करना होगा जो खिलाड़ियों के समूचे प्रदर्शन को प्रभावित करते हैं। इसमें खेलों का व्यवसायीकरण, खिलाड़ियों का ध्यान खेल से पैसा कमाने पर अधिक होना, खिलाड़ियों का डोपिंग में लिप्त होना, स्पोर्ट्स कोटे को केवल नौकरी पाने का जरिया भर समझना इत्यादि शामिल हैं। इन सब कमियों को दूर करने में खेल एजेंसियों, राष्ट्रीय खेल प्राधिकरण, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, भारतीय ओलंपिक संघ और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इत्यादि की भूमिका अहम हो सकती है। साथ ही यदि हम भविष्य में मेगा खेल आयोजनों और विश्व कप की मेजबानी करना चाहते हैं तो इसके लिए खेलों के विकास और विस्तार के लिए खेल बुनियादी ढांचे में सुधार करने और खेल पर और अधिक व्यय करने की जरूरत होगी। इस दिशा में खिलाड़ियों के मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने के साथ साथ देश के कोने कोने में स्पोर्ट्स स्पिरिट को बढ़ावा देने की भी जरूरत है। महिला खिलाड़ियों के प्रति समाज की संकीर्ण मानसिकताओं को बदलना होगा। खेलों में अपना परचम लहरा चुकी महिला खिलाड़ियों के उदाहरण देकर समाज के लोगों को जागरूक करना होगा ताकि खेलों में ज्यादा से ज्यादा महिला भागीदारी सुनिश्चित हो सके। इन खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण, आर्थिक मदद और प्रतिभा के प्रदर्शन के लिए अवसर दिए जाएं। यदि खिलाड़ियों को परिवार, समाज और सरकार का निरंतर समर्थन मिलता रहे तो वह दिन दूर नहीं जब भारत भी एक बहुखेल राष्ट्र बनकर उभरेगा और खेल के क्षेत्र में दुनिया भर में अपना परचम लहराएगा। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के प्रदर्शन पर प्रकाश डालिए। बड़ी आबादी और बड़े क्षेत्रफल वाले देश होने के बावजूद चीन और भारत के ओलंपिक पदकों की संख्या में इतना फासला रहता है, कारण सहित व्याख्या कीजिए। खेलों में भारत की स्थिति, खेल नैतिकता और खेलो इंडिया कार्यक्रम के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप दृष्टि के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम देख सकते हैं। इनके लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं।